आज हम क्लास 9 की मैथ के चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का आगाज़ करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस। इसमें हम इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस, डेफिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इक्वल मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आए हम अपने लेसन का आगाज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 में मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट आपके लिए नया है, इसलिए मैं हर पॉइंट डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। मैट्रिसेस दरअसल मैट्रिक्स की प्लूरल है। अब सवाल पैदा होता है कि मैट्रिक्स क्या है, व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के लिटरेरी मीनिंग है अ मैट्रिक्स इज़ एन एनवायरनमेंट विद इट्स स्पेसिफिक रूल्स। कि मैट्रिक्स एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसके ख़ास रूल्स होते हैं। तो इसे हम चंद मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम शहर की मिसाल लेते हैं। शहर में लोगों का लाइफस्टाइल और असूल व ज़वाबित, कवानीन। देहात में, एक गांव में या विलेज में रहने वाले लोगों के लाइफस्टाइल से या रस्म व रिवाज से किसी हद तक डिफरेंट होते हैं। तो इस तरह सिटी एक अलग मैट्रिक्स है और विलेज एक अलग मैट्रिक्स है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि मैट्रिक्स एक ख़ास एनवायरनमेंट को कहते हैं, ख़ास माहौल को कहते हैं जिसके अंदर ख़ास रूल्स अप्लाई होते हैं। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हर मुल्क के अपने कवानीन और रस्म व रिवाज होते हैं जो कि किसी भी दूसरे मुल्क से काफ़ी हद तक डिफरेंट होते हैं। तो यूं हर मुल्क जो है वो एक अलग मैट्रिक्स है। जैसे कि पाकिस्तान एक अलग मैट्रिक्स है, सऊदी अरेबिया अलग मैट्रिक्स है, अमेरिका एक अलग मैट्रिक्स है। तो इसी तरह हम किसी भी मुल्क की मिसाल ले सकते हैं। हर मुल्क जो है वो अलग मैट्रिक्स है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। आज़ाद लोगों का रहन सहन, उनका लाइफस्टाइल जेल में कैदियों की लाइफस्टाइल से डिफरेंट होता है। तो इस तरह हम आज़ाद आदमियों की दुनिया को एक अलग मैट्रिक्स कह सकते हैं और जेल जो है वो एक अलग मैट्रिक्स है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। इंसानी आबादी यानी ह्यूमन हैबिटेट, इसमें शहर और देहात भी शामिल हैं। वहाँ रहने वाले लोगों के रस्म व रिवाज, तौर तरीके, उनका लाइफस्टाइल जंगल में रहने वाले हैवानात के लाइफस्टाइल से डिफरेंट होता है। यूं इंसानी आबादी एक मैट्रिक्स हुई और जंगल एक अलग मैट्रिक्स। चलें अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, द लास्ट वन। ये जो हमारी दुनिया है जिसमें हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसको अब हम मजमूई तौर पर अगर देखें तो इसमें इंसान और हैवानात, परिंदे, हशरात, गर्ज़ सब ज़िंदा चीज़ें और बेजान चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। इन सब चीज़ों के कुछ कॉमन रूल्स हैं जो इन पर अप्लाई होते हैं। मिसाल के तौर पर हम इस दुनिया में किसी चीज़ को जब ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आती है, या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि जो भी चीज़ दुनिया में ज़िंदा है उसको लाजमी मरना है। तो ये जो इस किस्म के और भी बहुत सारे रूल्स हैं जो हमारी इस दुनिया पर अप्लाई होते हैं, और ये रूल्स हमारी इस दुनिया के बाद आने वाली दुनिया यानी द वर्ल्ड हेयर आफ्टर से डिफरेंट हैं। यानी मरने के बाद हम जिस दुनिया में जाते हैं उसके कवानीन हमारी इस दुनिया के कवानीन से मुख्तलिफ होंगे। तो यूँ हमारी ये दुनिया जिसमें हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ये दुनिया एक अलग मैट्रिक्स हुई और आखिरत एक अलग मैट्रिक्स। तो उम्मीद है आपको इस वजाहत से मैट्रिक्स के लुग़वी मायने किसी हद तक समझ आ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैट्रिक्स का मैथमेटिक्स में क्या मतलब है। तो मैथमेटिक्स में चूँकि हमारा वास्ता नंबर्स के साथ होता है, आदाद के साथ होता है, तो लिहाजा यहाँ पर मैट्रिक्स आदाद पर मुश्तमिल होंगी।
पिछली एग्जांपल्स में हमने जो देखा उसमें जानदार चीज़ें थी, यहाँ पर आदाद के साथ हमारा वास्ता होगा। तो उसकी ये कुछ शक्ल जो मैंने इस वक्त आपके सामने लिखी है, ये शक्ल नंबर्स की इस फॉर्म को मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसमें अब हम गौर करते हैं कि इसमें क्या ख़ास बात है। ये जो हमने इसमें नंबर लिखे हैं 2, 3, 5, 7, इन नंबर्स की जगह हम कुछ और नंबर्स भी इसमें लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं। आप यहाँ पर कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं डिफरेंट नंबर्स के साथ। जो ख़ास बात है वो ये है इसमें कि हमने यहाँ पर नंबर्स को एक ख़ास अरेंजमेंट में लिखा है। तो वो अरेंजमेंट अगर हम गौर करें तो हमें नज़र आता है कि इसमें हमने जो नंबर्स लिखे हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइंस में हैं। एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है 2 और 3 की, और दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन नंबर्स की जो है वो 5 और 7 की, ये दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये एक अरेंजमेंट है जो हमें यहाँ नज़र आता है इस मैट्रिक्स में। तो अब मज़ीद गौर करें तो हमें एक और अरेंजमेंट भी इसमें नज़र आएगा, वो है वर्टिकल अरेंजमेंट के नंबर्स को हमने वर्टिकली भी अरेंज किया है एज वेल एज हॉरिजॉन्टली। ये देखें 2 और 5 एक वर्टिकल अरेंजमेंट में लिखे गए हैं, यानी वर्टिकल लाइन बनाते हैं। इसी तरह 3 और 7 जो हैं ये एक दूसरी वर्टिकल लाइन बना रहे हैं। तो इस तरह हम मैट्रिक्स में नंबर्स को एक ख़ास अरेंजमेंट में लिखते हैं, यानी लाइंस के अंदर। और लाइंस हॉरिजॉन्टल भी होती हैं और वर्टिकल भी होती हैं। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, ये जो आपके सामने लिखी हुई है। इसमें भी हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं वो कितनी हैं। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन एक ये लाइन है 1, 2, 3 और 9 जो बना रहे हैं, और दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन जो नंबर्स बना रहे हैं वो है 11, 7, 8 और 10। तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इस दूसरी मैट्रिक्स में। अब देखते हैं कि इसमें नंबर्स की वर्टिकल लाइंस जो हैं वो कितनी है। तो पहली लाइन तो 1 और 11 से बन रही है वर्टिकल लाइन, दूसरी 2 और 7 बना रहे हैं, और थर्ड वर्टिकल लाइन 3 और 8 बना रहे हैं, और फोर्थ वर्टिकल लाइन 9 और 10 बना रहे हैं। तो इस तरह के अरेंजमेंट में वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली जब हम अरेंज करके नंबर्स को लिखते हैं और उसके बाहर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं, तो इस अरेंजमेंट को हम मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स कहते हैं। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि इस शक्ल में नंबर्स को लिखने से ये मैट्रिक्स कैसे बन गई। मैट्रिक्स में तो हमने पढ़ा कि एक ख़ास एनवायरनमेंट में उसके स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। तो बिल्कुल इसके अंदर भी जो नंबर्स हमने लिखे हैं, इन नंबर्स को चूंकि हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ इनक्लोज कर दिया है, अब इन ब्रैकेट्स के अंदर जो नंबर लिखे गए हैं एक ख़ास अरेंजमेंट में हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, इस तरह नंबर्स को लिखने के बाद और इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ इनक्लोज करने के बाद अब इन पर जो मैथमेटिक्स के बेसिक ऑपरेशंस हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, एट्सेट्रा, तो वो इनके ऊपर अब उस तरह अप्लाई नहीं होंगे जिस तरह आम मैथमेटिक्स में हम उनका इस्तेमाल करते हैं। इसमें इन ऑपरेशंस का इस्तेमाल, इन फंक्शंस का इस्तेमाल, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह का इस्तेमाल कुछ डिफरेंट अंदाज में होगा। तो अब इसके बाद आपके जहन में मज़ीद सवाल पैदा हो सकता है कि इस मैट्रिक्स का इस्तेमाल क्या है मैथमेटिक्स में, इसका हमें फ़ायदा क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगली क्लासेस में आप इनको पढ़ेंगे कि इक्वेशंस की, यानी लीनियर इक्वेशंस के बड़े बड़े सेट्स को हम इन मैट्रिसेस की मदद से बड़ी आसानी से और कम स्टेप्स के अंदर कम वक्त में सॉल्व कर सकेंगे। इसके अलावा मैट्रिसेस का इस्तेमाल कंप्यूटर में भी होता है और साइंस की दूसरी ब्रांचेस के अंदर भी इनका इस्तेमाल होता है। तो इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, लिहाजा आप इनको अच्छी तरह से सीख लें या आगे
चलकर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। किसी भी मैट्रिक्स में जो ये नंबर्स लिखे जाते हैं, जैसे यहाँ पर 2, 3, 5 एंड 7 लिखे गए हैं, इन नंबर्स को हम उस मैट्रिक्स की एंट्रीज़ कहते हैं, एंट्रीज़। और इनको एंट्रीज़ के अलावा एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। दूसरा नाम इनका एलिमेंट है, एलिमेंट और एंट्रीज़ ऑफ द मैट्रिक्स। अब दूसरी मैट्रिक्स में हम देखते हैं कि इसमें 1, 2, 3, 9 एंड 11, 7, 8 ये सब इस मैट्रिक्स की एंट्रीज़ हैं या एलिमेंट्स हैं। तो ये आपने याद रखना है कि मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स लिखे जाते हैं उन्हें हम एंट्रीज़ या एलिमेंट्स कहते हैं। अब जिस तरह के आपने इसमें पढ़ा कि मैट्रिक्स के अंदर नंबर्स को एक ख़ास अरेंजमेंट या टेबल की फॉर्म में लिखा जाता है। टेबल्स का मतलब भी एक ख़ास अरेंजमेंट ही होता है। यहाँ अरेंजमेंट जो है नंबर्स का ये ख़ास है। अब हम कुछ नंबर्स को बेतरतीब फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ हमने नंबर्स को एक ख़ास अरेंजमेंट में नहीं लिखा। यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 और 8 एक वर्टिकल लाइन में नहीं है, और इसी तरह ही 1 और 5 भी एक वर्टिकल लाइन में नहीं है। तो यूँ नंबर्स के इस फॉर्म में नंबर्स जो हैं वो किसी ख़ास अरेंजमेंट के अंदर नहीं है, जो अरेंजमेंट हमने मैट्रिक्स के लिए पढ़ा। इसलिए नंबर्स की ये फॉर्म मैट्रिक्स नहीं है, जबकि ये 2 एग्जाम्पल जो हैं ये मैट्रिक्स की सही एग्जाम्पल्स हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक जो कुछ हमने पढ़ा उसकी समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। इससे पहले कि हम मैट्रिक्स की डेफिनीशन पढ़ें, तो मैट्रिक्स की डेफिनीशन में कुछ ख़ास टर्म्स का जो इस्तेमाल होता है उसको हम पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो टर्म है वो है एरे। व्हाट डज इट मीन बाय एरे? एरे का मतलब है कि नंबर्स को लाइन में और बराबर फासलों पर लिखना, यानी टू राइट नंबर्स इन लाइन एंड एट इक्वल डिस्टेंसेस। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि मैंने कुछ नंबर्स एक लाइन में, एक कतार में लिखे हैं, और इनके दरमियान जो फासला है वो तकरीबन बराबर है। तो इस तरह नंबर्स को एक ख़ास लाइन में और बराबर फासलों पर लिखने को एरे कहते हैं। तो इसकी एक दूसरी एग्जांपल है, ये देखें, ये हम वर्टिकली इन्हीं नंबर्स को हमने लिखा है। तो इसमें भी हम देखें अगर, तो वही नंबर्स हैं लेकिन इन्हें हमने वर्टिकली लिखा है। तो इसमें भी 2 नंबर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है तकरीबन सेम है। तो इस तरह भी नंबर्स को अगर लिखें हम वर्टिकली तो ये भी एरे है। अब जो हमने हॉरिजॉन्टली नंबर्स को लिखा एक लाइन में बराबर डिस्टेंसेस पर, इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो हमने वर्टिकली नंबर्स को एक ख़ास डिस्टेंस पर लिखा है तो ये वर्टिकल लाइन कहलाती है, और ये दोनों लाइनें एरे कहलाती हैं। मैट्रिक्स में हम नंबर्स को इन्हीं एरेज की फॉर्म में लिखते हैं। इसके बाद जो टर्म डेफिनेशन में इस्तेमाल होती है मैट्रिक्स की वो है रेक्ट एंगल। तो रेक्ट एंगल से आप यकीनन वाकिफ़ होंगे। ये रेक्ट एंगल की कुछ शेप हैं। ये वर्टिकल रेक्ट एंगल है, ये हॉरिजॉन्टली है, ये भी रेक्ट एंगल है। रेक्ट एंगल जैसा कि आपको पता होगा कि ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप होती है जिसके जो इंटरनल एंगल हैं ये 90 डिग्री के होते हैं। ऑल 4 इंटरनल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। तो इसी तरह इन सब के अंदर भी जो 4 एंगल्स हैं इंटरनल एंगल्स वो 90 डिग्री के होंगे। तो अब इस वजाहत के बाद हम आगे डेफिनीशन की तरफ बढ़ते हैं। तो डेफिनीशन ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है? अ रेक्टेंगुलर एरे और टेबल ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स एंड इनक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स एक ऐसा रेक्टेंगुलर एरे होता है नंबर्स का, या फिर नंबर्स का रेक्टेंगुलर
टेबल होता है जिसमें नंबर्स को रोज और कॉलम्स की शक्ल में अरेंज किया जाता है और इन नंबर्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ बंद कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एक मैट्रिक्स बनाई है जिसमें मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं 1, 5, 6, 2, 3 एंड 1। तो इसमें हम देखते हैं कि नंबर्स जो हैं वो एक ख़ास अरेंजमेंट में लिखे गए हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है नंबर्स की ये, और दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन 2, 3 एंड 1 की ये है। तो दो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं नंबर्स की। इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रो कहते हैं। एक रो ये है और दूसरी रो इसमें ये है। और जो वर्टिकल अरेंजमेंट है नंबर्स का, जैसे यहाँ पर 1 एंड 2 एक वर्टिकल अरेंजमेंट बना रहे हैं। नंबर्स के इस वर्टिकल अरेंजमेंट को हम कॉलम कहते हैं। कॉलम, तो ये कॉलम है। दूसरा कॉलम 5 एंड 3 बना रहे हैं, ये दूसरा कॉलम है। और तीसरा कॉलम 6 एंड 1 बना रहे हैं और ये थर्ड कॉलम है नंबर्स का। यानी वर्टिकल लाइंस को नंबर्स की उन्हें हम कॉलम्स कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उन्हें रोज कहते हैं। अब हम रो को एब्रीविएट करेंगे तो R लिखेंगे, कैपिटल R, और कॉलम की जगह हम C यूज़ करेंगे यानी कैपिटल C, ताकि हमें बार बार ये कॉलम और रो को मुकम्मल ना लिखना पड़े। इस मैट्रिक्स में ये जो नंबर हैं ये इसकी एंट्रीज कहलाती हैं, जैसे 1, 5, 6, 2, 3 एंड 1। ये सब नंबर्स इस मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं या एलिमेंट्स हैं। अब हम इस मैट्रिक्स का अगर कोई नाम रखें तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। जैसे यहाँ मैंने इसका नाम कैपिटल A से लिखा है। हमेशा किसी भी मैट्रिक्स का नाम कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। अब मैट्रिक्स A को मैंने यहाँ पर दोबारा लिखा है और ताकि हम इसमें मज़ीद कुछ बातें समझ सकें। तो पहले हम इसमें देखते हैं कि इसमें रोज़ कितनी हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, इसमें एक रो ये है। अब हम रो को R लिखेंगे, मुकम्मल रो नहीं लिखेंगे। ये दूसरी रो ये है। अब इन दोनों आर्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, इनमें फ़र्क बताने के लिए हम इनके साथ कुछ नंबर्स लगा देते हैं। जैसे फ़र्ज़ किया हम इस R को R1 कह देते हैं और इस R को R2 कह देते हैं। तो यूँ इस A मैट्रिक्स में दो रोज़ हैं, R1 एंड R2। अब देखते हैं कि इसमें कॉलम्स कितने हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि 3 कॉलम्स हैं। एक कॉलम 1 एंड 2 का है, दूसरा कॉलम 5 एंड 3 का है और थर्ड कॉलम 6 एंड 1 का है। तो इन कॉलम्स को हम C से डिनोट करेंगे। अब इन कॉलम्स को भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इनके साथ नंबर्स मेंशन कर देते हैं। फ़र्ज़ किया हम इस C के साथ 1 लिख देते हैं और सेकंड C के साथ 2 और थर्ड C यानी कॉलम के साथ 3 लिख देते हैं। यानी ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। इस तरह हमें इनको समझने में आसानी होगी। अब हमने देखना है कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर हमने बताना हो कि इसमें टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं तो वो हम कैसे बताते हैं। तो उसके लिए हम यूँ लिखते हैं नंबर ऑफ़ रोज़। तो याद रखें, नंबर ऑफ़ रोज़ को यानी रोज़ की तादाद को किसी भी जो मैट्रिक्स में होगी उसको हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे, स्मॉल m से। तो यहाँ मैट्रिक्स A में हमने देखा कि नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 2 हैं, R1 एंड R2। तो स्मॉल m की वैल्यू यानी नंबर ऑफ़ रोज़ की वैल्यू यहाँ 2 है। और अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स को कैसे लिखते हैं, यानी कॉलम की तादाद कैसे बताते हैं। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के लिए हम स्मॉल n यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि इस मैट्रिक्स A में जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं यानी कॉलम्स की तादाद है वो है 3, यानी C1, C2 एंड C3। टोटल 3 कॉलम्स हैं इन द मैट्रिक्स A। तो हम यहाँ पर
n की वैल्यू यानी नंबर ऑफ कॉलम्स की वैल्यू 3 लिख देंगे। तो ये है तरीका किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स को बताने का। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको मैट्रिक्स की डेफिनीशन और उससे रिलेटेड चंद ज़रूरी बातों की, जैसा कि नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम्स की समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स मीन्स हाउ मैनी रोज़ एंड कॉलम्स अ मैट्रिक्स हैज़, यानी किसी मैट्रिक्स में रोज़ और कॉलम्स की तादाद कितनी है, इसे हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। पीछे हमने पढ़ा कि हर मैट्रिक्स में कुछ रोज़ होती हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं। तो इन रोज़ और कॉलम्स की तादाद को एक ख़ास तरीके से लिखने को ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। तो वो तरीका क्या है ऑर्डर लिखने का? तो उसमें सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ रोज़ लिखते हैं और फिर क्रॉस का साइन, और इसके बाद नंबर ऑफ़ कॉलम्स को मेंशन किया जाता है। तो जैसा हमने पीछे पढ़ा कि नंबर ऑफ़ रोज़ को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को स्मॉल n से। तो हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को m क्रॉस n की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ऑर्डर लिखने का एक दूसरा तरीका ये है कि हम क्रॉस की जगह पर बाई लिखते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम दूसरे तरीके से यूँ लिख सकते हैं m/n। तो ये दोनों तरीके जो हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स मेंशन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, m क्रॉस n एंड m/n। अब हमारे सामने एक मैट्रिक्स B लिखी हुई है, हम इसका ऑर्डर चेक करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स B होगा m क्रॉस n। m क्या होता है? हमने पढ़ा था m है नंबर ऑफ रोज़ इन द मैट्रिक्स, और n का क्या मतलब है? n होता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स। तो यहाँ हम देखते हैं मैट्रिक्स B में कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 2 हैं, एक ये रो है और दूसरी ये रो है। तो इस तरह m की वैल्यू जो है वो 2 हो गई। अब हम देखते हैं कि इस मैट्रिक्स B में नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। तो यहाँ बिल्कुल वाज़ेह है कि एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम 3 and 1 का है और थर्ड कॉलम है 1 and 2 का। तो यहाँ मैट्रिक्स B में 3 कॉलम्स हैं, तो लिहाजा n की वैल्यू यानी नंबर ऑफ़ कॉलम्स की वैल्यू 3 है। तो n की जगह हम 3 लिख देंगे। तो यूँ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स B जो है वो है 2 क्रॉस 3। अब क्रॉस की जगह पर हम y भी लिख सकते हैं, तो इसका ऑर्डर हम यूँ भी पढ़ सकते हैं 2/3। इसमें याद रहे कि नंबर ऑफ़ रोज़ दैट इज़ स्मॉल m हम हमेशा पहले लिखेंगे और नंबर ऑफ़ कॉलम्स दैट इज़ स्मॉल n हमेशा बाद में लिखेंगे। तो ये तरतीब इसमें भी ख़ास है। जैसा कि हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि मैट्रिसेस में जो अरेंजमेंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये एंट्रीज़ के अंदर भी अरेंजमेंट बहुत अहम है और ऑर्डर्स के अंदर भी। तो लिहाजा ये आपने याद रखना है कि जब भी हम किसी
मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे तो नंबर ऑफ़ रोज़ को पहले लिखेंगे, फिर क्रॉस या फिर बाई लिखेंगे और फिर नंबर ऑफ़ कॉलम्स दैट इज़ स्मॉल n। अब हम ये देखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसे मैट्रिक्स के साथ किस जगह मेंशन किया जाता है। तो याद रखें कि किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को उसके राइट बॉटम पर लिखा जाता है, जैसा कि यहाँ ये 2 क्रॉस 3 लिखा हुआ आप इस दायरे में देख सकते हैं। 2 क्रॉस 3 ये राइट बॉटम पर मेंशन किया गया है। दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स में एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि इसमें हम नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर 6 लिख दिया तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी थी और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने थे। क्योंकि 2 क्रॉस 3 से भी 6 ही आंसर आएगा और 3 क्रॉस 2 से भी आंसर 6 ही आएगा। तो इस तरह हमें वाज़े नहीं होगा कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या हैं। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को हम जब क्रॉस की फॉर्म में लिखते हैं तो फिर हम इसे मल्टीप्लाई नहीं करते, बल्कि इसको इसी फॉर्म में लिखा रहने देते हैं। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कैन बी रिटन इन 2 फॉर्म्स, m क्रॉस n और m बाई n। तो आप इन दोनों में से जिस फॉर्म में भी चाहें लिख सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखें कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको इसी क्रॉस या बाई फॉर्म में लिखा रहने देंगे। अब हम कुछ और एग्जांपल्स के ज़रिए ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की वजाहत करते हैं। यहाँ एक दूसरा मैट्रिक्स है C। इसमें हम देखते हैं कि मैट्रिक्स C का ऑर्डर क्या है। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम करने का तरीका वो कुछ इस तरह है कि सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ रोज़ देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है। तो हमें यहाँ बिल्कुल वाज़े है कि मैट्रिक्स C में नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, लिहाजा नंबर ऑफ़ रोज़ इन द मैट्रिक्स C विल बी 2, दैट इज़ वैल्यू ऑफ स्मॉल m इज़ 2। अब हम देखते हैं कि इस मैट्रिक्स C में कॉलम्स की तादाद क्या है। तो ये भी वाज़े है। अब आपको कॉलम्स की समझ आ चुकी होगी कि कॉलम्स कैसे देखते हैं। तो ये जो वर्टिकल लाइन होती है नंबर्स की, इसे हम कॉलम कहते हैं। तो एक 1 और 3 से कॉलम बन रहा है और दूसरा कॉलम है 2 और 4 का। तो देयर आर 2 कॉलम्स इन मैट्रिक्स C। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन द मैट्रिक्स C जो कि स्मॉल n होता है, वो उसकी वैल्यू यहाँ पर 2 है। नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं। सो द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स C विल बी m क्रॉस n, दैट इज़ 2 क्रॉस 2। अब इसमें आपने ये याद रखना है कि ये जो फर्स्ट 2 है ये नंबर ऑफ़ रोज़ को ज़ाहिर कर रहा है और दूसरा 2 ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स को ज़ाहिर कर रहा है। यानी पहला 2 जो है वो m की वैल्यू है और दूसरा 2 n की वैल्यू है। तो इस तरह C का ऑर्डर हुआ 2 क्रॉस 2। इसको हम 2 बाई 2 भी लिख सकते हैं, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को 2 तरह से
मेंशन किया जा सकता है m क्रॉस n या फिर m बाई n। तो अब हम एक और एग्जांपल से इसकी मज़ीद वजाहत करते हैं। ये एक और मैट्रिक्स है जिसका नाम D है। अब इस मैट्रिक्स D का हम ऑर्डर चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं। तो हम जब इसमें चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं और लिहाजा m की वैल्यू यानी नंबर ऑफ़ रोज़ की वैल्यू जो है वो 3 हो गई। तो अब हम चेक करते हैं कि इस मैट्रिक्स D में कॉलम्स की तादाद क्या है। तो ये भी बिल्कुल वाज़ेह है कि इसमें कॉलम्स एक पहला कॉलम है 2, 3 एंड 1 का और सेकंड कॉलम है 1, 4 एंड 5 नंबर्स का और थर्ड वन कॉलम है 5, 2 एंड 1 का। तो 3 कॉलम जो हैं वो D के अंदर बन रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन D इज़ इक्वल टू 3। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 3 हैं और नंबर ऑफ़ रोज़ भी जैसा कि हमने देखा 3 है। तो ऑर्डर ऑफ D इज़ इक्वल टू 3 बाई 3 और 3 क्रॉस 3 भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अब सिर्फ D लिखा है इंस्टेड ऑफ मैट्रिक्स D। चूँकि इस मैट्रिक्स का नाम D है तो हम मैट्रिक्स D की बजाय सिर्फ D लिख देंगे तो वो भी अंडरस्टूड होगा कि ये मैट्रिक्स D है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये मैट्रिक्स E है और अब हम इसका ऑर्डर चेक करते हैं। तो ऑर्डर चेक करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं। एक रो ये है 2 एंड 5 की और दूसरी रो है 1 एंड 6 की और थर्ड रो है 3 एंड 8 की। तो देयर आर 3 रोज़ इन द मैट्रिक्स E। अब हम देखते हैं कि इस मैट्रिक्स E में कॉलम्स की तादाद क्या है। तो पहला कॉलम है 2, 1 एंड 3 का, दूसरा कॉलम है 5, 6 एंड 8 का। बस तो इस मैट्रिक्स E में 2 कॉलम्स हैं और 3 रोज़ हैं। लिहाजा नंबर ऑफ़ रोज़ इन E मीन मैट्रिक्स E इज़ इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन मैट्रिक्स E इज़ इक्वल टू 2। तो ये M और N की वैल्यू हो गई यानी नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स की। और अब ऑर्डर लिखेंगे हम E का। तो पहले हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ़ रोज़, फिर बाई या क्रॉस और फिर नंबर ऑफ़ कॉलम्स को मेंशन करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ़ E होगा M बाई N और 3 बाई 2 क्योंकि M की वैल्यू हमने देखा 3 है और N की वैल्यू यहाँ पर 2 है। तो मैट्रिक्स E का ऑर्डर 3 बाई 2 होगा। इसे हम याद रहे 3 क्रॉस 2 भी लिख सकते हैं। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन ये होगी, 2 matrices will be equal if order of a matrix is equal to order of the other matrix and corresponding elements of the 2 matrices are the same। तो ये 2 कंडीशंस हैं। अगर कोई सी भी 2 मैट्रिसेस ये 2 कंडीशंस फुलफ़िल करती हैं
तो वो मैट्रिसेस इक्वल होंगी। तो हम इन दोनों कंडीशंस को बारी बारी समझते हैं। तो नंबर 1 पे है ऑर्डर ऑफ वन मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द अदर मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब है? इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमने दो मैट्रिसेस ली हैं, एक मैट्रिक्स A है और दूसरा मैट्रिक्स D। तो फर्स्ट मैट्रिक्स A में हम चेक करते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है। तो हम देखते हैं कि मैट्रिक्स A का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 है, यानी इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं। तो ऑर्डर ऑफ A विल बी 2 by 2 और 2 क्रॉस 2 दोनों हम कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ D मैट्रिक्स क्या है। तो इसमें भी नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं। तो मैट्रिक्स D का ऑर्डर भी 2 by 2 होगा। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स D का जो ऑर्डर है दोनों का बराबर है, यानी 2 by 2। तो फर्स्ट कंडीशन जो है इन दोनों मैट्रिसेस ने फुलफ़िल कर दी है इक्वल होने के लिए। तो इसे हम यूँ लिखते हैं कि ऑर्डर ऑफ A इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ D, यानी मैट्रिक्स A का ऑर्डर जो है मैट्रिक्स D के बराबर है, यानी मैट्रिक्स A का ऑर्डर भी 2 by 2 है और मैट्रिक्स D का ऑर्डर भी 2 by 2 है, दोनों का ऑर्डर सेम है। तो इन मैट्रिसेस ने इक्वल होने के लिए फर्स्ट कंडीशन फुलफ़िल कर दी है, लेकिन अभी हम इन दोनों मैट्रिसेस यानी A और D को इक्वल मैट्रिसेस नहीं कह सकते जब तक कि हम इनकी दूसरी कंडीशन को भी चेक नहीं कर लेते। तो दूसरी कंडीशन जो है वो हमने देखा वो है कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द टू मैट्रिसेस शुड बी द सेम, यानी कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट इनके सेम होने चाहिए। तो दूसरी कंडीशन है कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द टू मैट्रिसेस आर द सेम, यानी इन दोनों मैट्रिसेस के कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक जैसे होने चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि ये कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट से क्या मुराद है और फिर इनके कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को चेक करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मैट्रिक्स A में फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 है। तो अब देखते हैं कि मैट्रिक्स D में फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है। तो यहाँ भी हमें नज़र आ रहा है कि मैट्रिक्स D में फर्स्ट रो के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 2 ही है। तो इस 2 का कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है मैट्रिक्स D में वो ये है और ये दोनों सेम हैं। तो इसी तरह हम मैट्रिक्स A के तमाम एलिमेंट्स के कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मैट्रिक्स D में चेक करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स A में फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट क्या है, वो 1 है। तो अब इसका कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैट्रिक्स D में कैसे चेक करेंगे? हम इसी जगह पर देखेंगे मैट्रिक्स D में कि वहाँ कौन सा एलिमेंट लिखा हुआ है, यानी इस 1 का कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है। कॉरिस्पॉन्डिंग का मतलब जिस तरह मैंने बताया कि हम देखेंगे कि जिस जगह पर ये 1 लिखा हुआ है यानी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, तो मैट्रिक्स D में भी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट ही हम चेक करेंगे। तो हमने देखा कि वो भी 1 है। तो यूँ मैट्रिक्स A का जो 1 है उसका कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैट्रिक्स D में भी
1 है। तो अब हम नेक्स्ट एलिमेंट चेक करते हैं मैट्रिक्स ए में। तो हम देखते हैं कि मैट्रिक्स ए में सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 3 है। तो अब हम चेक करते हैं कि इस 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट डी में क्या है, यानी सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट डी में क्या है। तो हम देख सकते हैं कि मैट्रिक्स डी में सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट भी 3 है। इसका मतलब है इस 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैट्रिक्स डी में भी 3 है, यानी सेम है। अब हम आखिरी एलिमेंट मैट्रिक्स ए का चेक करते हैं, यानी सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, और वो 5 है। अब हम इसी लोकेशन में मैट्रिक्स डी के अंदर चेक करेंगे कि कौन सा एलिमेंट लिखा हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि मैट्रिक्स डी में भी सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 5 है। यूँ हमने देखा कि मैट्रिक्स ए के तमाम एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मैट्रिक्स डी में सेम हैं। तो लिहाजा दोनों मैट्रिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हैं। अब चूँकि मैट्रिक्स ए और डी ने इक्वल होने की दोनों शराइत पूरी कर दी हैं, यानी इनके ऑर्डर भी इक्वल हैं और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हैं, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स डी। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं और उससे इक्वल मैट्रिसेस को समझते हैं। यहाँ पर अब हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी। तो हमने ये देखना है कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस बराबर हैं, इक्वल हैं या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स बी का ऑर्डर चेक करते हैं। तो हम देखते हैं कि मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं। लिहाजा मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 है। तो ये हम इसका ऑर्डर यहाँ मेंशन कर देते हैं, 2 क्रॉस 2। इसी तरह अब हम मैट्रिक्स सी का ऑर्डर चेक करते हैं। तो देखते हैं कि मैट्रिक्स सी में भी नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं। तो इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है। तो वो भी हम इसके राइट बॉटम पर मेंशन कर देंगे। सी का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है। तो यहाँ हमने देखा कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो इक्वल है। तो फर्स्ट कंडीशन इन दोनों मैट्रिसेस ने फुलफ़िल कर दी है, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी। अब देखते हैं कि क्या ये मैट्रिसेस इक्वल होने के लिए जो सेकंड कंडीशन है वो फुलफ़िल करती हैं या नहीं। तो दूसरी कंडीशन हम जानते हैं वो है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी द सेम इन बोथ द मैट्रिसेस। दोनों मैट्रिसेस में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो वो हम बारी बारी चेक करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फ़र्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इन बी वो है 3। और अब देखते हैं कि फ़र्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट सी में क्या है। तो हम देखते हैं कि वो भी 3 है। तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हो गए दोनों मैट्रिसेस में। अब दूसरा एलिमेंट चेक करते हैं मैट्रिक्स बी का, यानी फ़र्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, वो 2 है। अब देखना है कि 2 का जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो क्या है, यानी कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है 2 की जो पोजीशन है यानी फ़र्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, यही पोजीशन हमने मैट्रिक्स सी में चेक करनी है। तो मैट्रिक्स सी का फ़र्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट हम चेक करेंगे। तो जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें नज़र आता है 4, जो कि 2 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि सेकंड कंडीशन
ये मैट्रिसेस फुलफ़िल नहीं कर रही क्योंकि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं हैं। अब हम बाकी एलिमेंट्स को चेक नहीं करेंगे क्योंकि अगर एक भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन मैट्रिसेस में सेम नहीं होता तो फिर वो मैट्रिसेस दूसरी कंडीशन फुलफ़िल नहीं करती और यूँ वो मैट्रिसेस इक्वल नहीं होती। लिहाजा बाकी एलिमेंट्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स of B are not equal to the corresponding elements of C. B is not equal to C. ये हमने देखा कि यहाँ इस केस में दोनों मैट्रिसेस B और C इक्वल नहीं हैं और इसकी वजह क्या है? क्योंकि इनमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं थे, हालांकि इनके ऑर्डर सेम थे। तो तमाम कंडीशंस फुलफ़िल होनी चाहिए। अगर एक भी कंडीशन मिसिंग है या वो मैट्रिसेस फुलफ़िल नहीं करती किसी एक भी कंडीशन को तो वो मैट्रिसेस इक्वल नहीं हो सकती। अब हम एक और एग्जांपल से मज़ीद बात को समझते हैं। अब हमारे पास ये दो मैट्रिसेस E एंड F हैं। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इनका ऑर्डर चेक करेंगे और फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन चेक करेंगे यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम इनका ऑर्डर चेक करते हैं। तो हम देखते हैं कि E का ऑर्डर है 2/3। तो सबसे पहले हम E का ऑर्डर चेक करते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ क्या है। तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसमें 3 हैं। तो यूँ मैट्रिक्स E का ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3। 2 जो है वो नंबर ऑफ़ रोज़ और 3 नंबर ऑफ़ कॉलम्स को डिनोट करता है। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स F का ऑर्डर क्या है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं। तो यूँ मैट्रिक्स F का ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 2 क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं इसमें और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑर्डर ऑफ़ मैट्रिक्स E इज़ इक्वल टू 2 क्रॉस 3 एंड ऑर्डर ऑफ़ F इज़ इक्वल टू 3 क्रॉस 2। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि मैट्रिक्स E और मैट्रिक्स F का ऑर्डर इक्वल नहीं है। सो ऑर्डर ऑफ E इज़ नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ F। तो इन दोनों मैट्रिसेस ने इक्वल होने के लिए पहली शर्त ही फुलफ़िल नहीं की, लिहाजा हम अगली कंडीशन को चेक नहीं करेंगे जो कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को चेक करने की होती है। यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि इन मैट्रिसेस ने फर्स्ट कंडीशन ही फुलफ़िल नहीं की, तो फिर अगली कंडीशन को चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इक्वल होने के लिए दोनों कंडीशंस का फुलफ़िल होना ज़रूरी है। अगर एक भी कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती तो वो मैट्रिसेस इक्वल नहीं होंगी। लिहाजा ये मैट्रिसेस इक्वल नहीं है क्योंकि इन्होंने फर्स्ट कंडीशन ही फुलफ़िल नहीं की। तो लिहाजा हम लिख सकते हैं E इज़ नॉट इक्वल टू F। एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं G एंड H। तो इन्हें हमने चेक करना है कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं या नहीं। तो उसके लिए हमें दो चीज़ें चेक करनी होती हैं। सबसे पहले ये कि क्या इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर इक्वल हैं और नंबर 2 ये कि क्या इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हैं। तो सबसे पहली कंडीशन चेक करते हैं कि क्या इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर इक्वल हैं। तो उसके लिए हम पहले इनके ऑर्डर मालूम करते हैं। तो हम देखते हैं कि मैट्रिक्स G का जो ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस 2, यानी इसमें 2 रोज़ हैं और
2 कॉलम्स हैं, तो जी का ऑर्डर हुआ 2 क्रॉस 2। इसी तरह एच का जो ऑर्डर है मैट्रिक्स एच का, वो भी हम देखते हैं कि 2 क्रॉस 2 है, क्योंकि इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। ये एक रो है और दूसरी रो ये है, और ये एक कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है। तो 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स हैं मैट्रिक्स एच में। तो यूँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स G is equal to 2 cross 2 and the order of matrix H is also is equal to 2 cross 2. तो order of G is equal to order of H। तो फर्स्ट कंडीशन जो है इन मैट्रिसेस ने फुलफिल कर दी है इक्वल होने के लिए, लेकिन अभी हम इन मैट्रिसेस को इक्वल नहीं कह सकते जब तक कि हम सेकंड कंडीशन को भी चेक नहीं कर लेते। तो सेकंड कंडीशन होती है कि corresponding elements of both the matrices should be the same। हम देखते हैं कि मैट्रिक्स G में फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 है। तो अब देखते हैं कि दूसरी मैट्रिक्स H में फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है। तो वो हम देख रहे हैं कि वो है 3 - 1। तो अगर हम गौर करें तो 3 - 1 2 ही होता है, यानी इसका सॉल्यूशन जो है वो 2 है। इसका मतलब है कि ये दोनों एलिमेंट सेम हैं। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट मैट्रिक्स G का और फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट मैट्रिक्स H का दोनों सेम है। ये हमें जो मिसलीड करने की कोशिश की गई है कि यानी भटकाने की, तो उसमें आपने भटकना नहीं है, बल्कि गौर से देखना है कि सॉल्व होने के बाद ये 3 - 1 2 ही होगा। तो एक्चुअली ये दोनों नंबर्स सेम हैं। अब हम मैट्रिक्स G का फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट चेक करते हैं और हम देखते हैं कि वो है 1। अब हम देखते हैं कि इस 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैट्रिक्स H में क्या है। तो हम देख रहे हैं कि मैट्रिक्स H में फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट वो है 2 - 1। तो अगर हम गौर करें तो हम समझ सकते हैं कि 2 - 1 1 ही होता है, यानी इसका आंसर 1 आना है। तो ये सिर्फ शक्ल बदली हुई है, हकीकत में वैल्यू 1 ही है। तो ये दोनों एलिमेंट सेम हो गए। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स G का सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, तो वो 3 है। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स H में उसी लोकेशन पर यानी सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, तो वो भी हम देखते हैं कि 3 ही है। तो ये दोनों भी सेम हो गए। अब आखिरी एलिमेंट सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट हम चेक करते हैं मैट्रिक्स G में, वो है 4। तो अब हम इसी जगह यानी सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट H में देखते हैं, तो हम देखते हैं कि वो भी 4 है। इस तरह हमने देखा कि मैट्रिक्स G के तमाम एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो H में हैं वो सेम हैं, लिहाजा इन दोनों मैट्रिसेस ने इक्वल होने के लिए दूसरी कंडीशन भी फुलफ़िल कर दी है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ G आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ H। तो इस तरह हम देखते हैं कि इन दोनों मैट्रिसेस G और H ने इक्वल होने के लिए दोनों कंडीशंस फुलफ़िल कर दी हैं, यानी दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर भी इक्वल हैं और दोनों मैट्रिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हैं। तो हम लिख सकते हैं G इज़ इक्वल टू H, यानी मैट्रिक्स G जो है वो मैट्रिक्स H के इक्वल है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है इक्वल मैट्रिसेस के बारे में भी आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। तो अब हमारा आज का टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।